अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम एक्सप्रेस के साथ शुरुआत कर सकते हैं, यानी कैसे हम अपनी वेब एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एक्सप्रेस। उसके लिए सबसे पहले हमने एक एक्सप्रेस डायरेक्टरी नाम की डायरेक्टरी बनाई है, यानी एक फोल्डर बनाया है सिस्टम के अंदर, एंड साथ के साथ हमने VS कोड के अंदर इसी फोल्डर को खोल लिया है। अभी ये जो डायरेक्टरी है ये कंप्लीटली खाली है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले तो अपने npm init करेंगे, यानी अपनी package.json को इनिशियलाइज करेंगे, एंड उसके बाद हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कर लेते हैं npm init करेंगे तो पैकेज नाम एक्सप्रेस डायरेक्टरी आएगा, वर्जन वगैरह सब कुछ यही आएगा, और ऑथर के अंदर हम अपना नाम लिख सकते हैं, एंड इस तरीके से इनिशियलाइज हो गई है हमारी डायरेक्टरी। यहाँ पर जाकर देखेंगे तो हमारे पास package.json आ गया है। अब इसके साथ हम npm की वेबसाइट पर जा सकते हैं, और यहाँ पर जब हम सर्च करेंगे फॉर एक्सप्रेस तो हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेस का ये पेज। इस पेज पर जाकर इंस्टॉलेशन की डिटेल्स देखें तो हम सिंपली लिख सकते हैं npm install express, तो हमारा एक्सप्रेस हमारे लिए इंस्टॉल हो जाएगा। npm install express एंटर करेंगे तो अब package.json अपडेट हो गया है, डिपेंडेंसीज में हमारे पास एक्सप्रेस आ गई है, हमारे पास काफ़ी सारे नोड मॉड्यूल्स आ गए जो इसके अंदर सब डिपेंडेंसी सब कुछ इंस्टॉल हो गया है। अब इसके साथ साथ हम एक फाइल बना लेते हैं index.js के नाम से, तो हमारी index.js फाइल आ गई, और इसके अंदर हम एक्सप्रेस को यूज़ करके अपना कोड लिखेंगे। तो बेसिकली ये जो index.js फाइल है ये एक तरीके से हमारे सर्वर की तरह एक्ट करने वाली है। अब कैसे एक्ट करेगी उसका कोड हम धीरे धीरे देखने वाले हैं। हम अपने npm के पेज पर जाएंगे, और यहाँ पर हम चाहें तो ये डॉक्यूमेंटेशन डॉक्स एंड कम्युनिटी के अंदर जाकर डॉक्यूमेंटेशन वाला पेज खोल सकते हैं, जहाँ हमें डिटेल्स मिलेगी कि एक्सप्रेस को यूज़ कैसे करना है। तो expressjs.com में गेटिंग स्टार्टेड के अंदर हम जाएंगे तो ये इंस्टॉलेशन के डिटेल्स मिलेंगे, हेलो वर्ल्ड वाले पेज पर जाएंगे। अब इस पेज पर आकर ये एक बेसिक कोड हमें दिखाई देगा, और यहाँ से हमें पता है कि हमें क्या करना है, एक्सप्रेस को रिक्वायर करना है। तो सबसे पहले सेम चीज़ कर लेते हैं, हम लिख सकते हैं कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर हम एक्सप्रेस को कर लेंगे रिक्वायर। अब ये जो एक्सप्रेस हमने रिक्वायर किया है ये एक्चुअली हमारा एक फंक्शन है जिसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, यानी एक्सप्रेस फंक्शन को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे इस तरीके से तो ये हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, और उस वैल्यू को जनरली हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हैं जिसका नाम होने वाला है ऐप। हम चाहें तो इस वेरिएबल को कुछ और भी नाम दे सकते हैं, पर जनरली जब भी बाय कन्वेंशन हम एक्सप्रेस को एग्जीक्यूट करके जो भी ये फंक्शन रिटर्न करता है उसे ऐप नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे। अब ये जो ऐप है यही हमें हमारा सर्वर साइड वाली ऐप क्रिएट करने में हेल्प करेगा, यानी जो हमारी सर्वर साइड वाली वेब एप्लीकेशन होगी उसे हम इसी ऐप के थ्रू बना रहे होंगे। और ये जो ऐप है एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है। हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा सकते हैं, console.dir करके हम अपनी ऐप को प्रिंट करवा सकते हैं। इसे कर लेते हैं क्लियर एंड नोड index.js। तो क्या हुआ, ऐप हमारे लिए प्रिंट हो गई, एंड इसके काफ़ी सारे मेथड्स एंड काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ गई। तो यहाँ पर app.route है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, app.use को यूज़ कर सकते हैं, app.params जिसे हम यूज़ करेंगे, पाथ को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करने वाले हैं। तो ऐप के अंदर सबसे फेमस चीज़ यानी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा एक मेथड होता है। अब app.listen हमारा एक ऐसा फंक्शन होता है जो इनकमिंग रिक्वेस्ट के लिए लिसन करता रहता है। तो जब हमने बात की थी कि एक्सप्रेस का काम क्या होता है, तो उसमें से सबसे पहला काम था कि एक्सप्रेस हमें हेल्प करता है टू लिसन फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट, कि वो सुनता है बैठकर कि इनकमिंग रिक्वेस्ट एपीआई रिक्वेस्ट कब आएगी। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं app.listen फंक्शन, एंड इस लिसन फंक्शन के दो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो ये लेता है। इसमें से सबसे पहला होता है हमारा पोर्ट, तो उसके लिए हमें एक पोर्ट डिफाइन करना पड़ता है, लेट पोर्ट इक्वल टू, हम इसे रख सकते हैं 3000। अब पोर्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर आएगा app.listen में वो होगा हमारा पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है एक लॉजिकल एंड पॉइंट ऑफ अ नेटवर्क कनेक्शन दैट इज यूज्ड टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन बिटवीन अ वेब सर्वर एंड अ वेब क्लाइंट। इसको बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर पोर्ट्स होते हैं, वो तो होते हैं हमारे फिजिकल पोर्ट्स यानी कि चार्जर वाला वायर यहाँ पर लगेगा, या हमारा दूसरा अगर हमें पेन ड्राइव कोई लगानी है तो वो इसी पोर्ट के साथ कनेक्ट होगी। तो बेसिकली कनेक्ट करने के पॉइंट्स हैं कि अगर मुझे अपने लैपटॉप के साथ किसी और डिवाइस को, कोई ड्राइव हो गई, कोई पेन ड्राइव होगी, उसको अगर मुझे कनेक्ट करना है
चार्जर वाली वायर होगी उसको कनेक्ट करना है, तो उसको कनेक्ट करने का क्या पॉइंट रहेगा, क्या रास्ता रहेगा, तो उसे हम फिजिकल पोर्ट्स कहते हैं, अपने लैपटॉप के या अपने कंप्यूटर के या अपने टीवी के। उसी तरीके से अगर हमारे सी होते हैं, ये हमारा सी है, समुद्र है, ये हमारी लैंड है। अब समुद्र से अगर हमें लैंड पे कनेक्ट करना है तो हम अलग अलग जगह पोर्ट्स बना देते हैं, यानी जहां पर शिप्स आते हैं और वहां पर डॉक करते हैं और वहीं पर सारा सामान जो है एक्सचेंज होता है। तो ये भी क्या है, कनेक्शन पॉइंट्स है। वैसे ही हमारे नेटवर्क के साथ भी कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं, यानी ऐसे पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स, जहां पर नेटवर्क के अंदर कनेक्शन बिल्ड हो सकता है, एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाला कनेक्शन बिल्ड हो सकता है, यानी ऐसा पॉइंट जहां से हमारा क्लाइंट हमारे सर्वर के साथ बात करेगा। अब ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, कुछ पोर्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिक काम के लिए अलॉटेड होते हैं ऑलरेडी, पर जनरली बाय डिफॉल्ट हमारा जो 3000 पोर्ट होता है, या एक और पोर्ट होता है हमारा 8080 करके, इस तरीके के काफी सारे पोर्ट्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं, जिनको हम अपने कस्टम सर्वर्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए 3000 ले लेते हैं, तो 3000 हमारा एक पोर्ट नंबर होने वाला है, और इस पोर्ट के ऊपर जब भी रिक्वेस्ट आएगी, मतलब इस लिंक को, इस पोर्ट को जब भी एक्सेस किया जाएगा रिक्वेस्ट के लिए, अभी बात करेंगे कैसे एक्सेस करेंगे, तो ये हम एक सर्वर साइड कोड लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हम बेसिकली एक सर्वर बना रहे हैं, अपना पहला सर्वर, जिसके अंदर अगर कोई रिक्वेस्ट आएगी तो उसके लिए लिसन किया जाएगा, एंड जैसे ही हमारा सर्वर स्टार्ट होगा हम एक कॉल बैक है जिसको लिख सकते हैं, और ये कॉल बैक भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस कॉल बैक के अंदर हम console.log करवा सकते हैं, ऐप इज लिसनिंग ऑन पोर्ट, यहां हम चाहें तो अपना पोर्ट नंबर भी लिख सकते हैं, ये अपना पोर्ट वेरिएबल है जिसे हम करवा लेंगे प्रिंट। इसे कर लेते हैं सेव। तो अभी तक कितना कोड लिखा हमने एक्सप्रेस को रिक्वायर किया। एक्सप्रेस रिक्वायर होती है तो इट इज बेसिकली अ फंक्शन जिसको एग्जीक्यूट करके उसकी वैल्यू हम ऐप के अंदर स्टोर करा लेते हैं, जो एक ऑब्जेक्ट होती है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारे फंक्शंस हैं, हम चाहें तो उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट भी करवा सकते हैं, उसके मेथड्स देख सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। और इस ऐप ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्पेसिफिक मेथड होता है लिसन नाम से। लिसन क्या करता है? लिसन एक वेब सर्वर बनाता है जो इनकमिंग एपीआई रिक्वेस्ट के लिए लिसन करता है, और जैसे ही ये वेब सर्वर स्टार्ट हो जाएगा हम प्रिंट करवा देते हैं ऐप इज लिसनिंग ऑन पोर्ट दिस। तो इस तरीके से हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है या नहीं। तो इसे क्लियर कर लेते हैं और अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। नोड index.js से एंटर किया तो अब हमारे पास आ रहा है ऐप इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000। एक और स्पेशल यहाँ नोटिस करने वाली चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि console.log करने के बाद एकदम से ये चीज बंद हो गई, मतलब विंडो बंद हो गई और दोबारा से हमारे पास ये वाली चीज आ गई। यानी एक तरीके से एक प्रोसेस शुरू हो गया है कॉन्टिन्यूअसली। यहां पर क्या है, एक हमारा सर्वर शुरू हो गया है और वो सर्वर कॉन्स्टेंटली रिक्वेस्ट के लिए लिसन कर रहा है। वो सर्वर रुक नहीं रहा है, वो लिसन करे जा रहा है। इसीलिए जो प्रोसेस है ये खत्म नहीं हुआ। हमारा सर्वर एक बार स्टार्ट हो गया तो उसे स्टॉप करना पड़ेगा हमें एक्सप्लिसिटली जाके। स्टॉप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्टॉप करने के लिए हम Ctrl+C एक साथ प्रेस कर सकते हैं, यानी इस सिंबल को साथ में प्रेस करेंगे तो अब क्या हुआ, अब हमारा सर्वर स्टॉप हो गया। तो हम चाहें तो सर्वर को कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया और वो रिक्वेस्ट के लिए अभी लिसन कर रहा है। तो ये तो हमने सर्वर साइड का कोड लिख दिया कि हमने एक सर्वर स्टार्ट कर दिया अपने लोकल सिस्टम के ऊपर और अभी वो रिक्वेस्ट के लिए लिसन कर रहा है। पर इस सर्वर पर हम रिक्वेस्ट भेज कैसे सकते हैं? इस सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम किसी भी विंडो के अंदर जा सकते हैं और उस विंडो के अंदर हम लिख सकते हैं लोकल होस्ट :3000। यानी लोकल होस्ट यानी कि जिस भी सर्वर पर हम रिक्वेस्ट डालने जा रहे हैं, ये सर्वर हमारी ही लोकल मशीन के अंदर काम कर रहा है। लोकल होस्ट 3000 अगर आप अपनी मशीन, अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के ऊपर सर्च करेंगे तो आप मेरे वाला कोड नहीं एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपने अपनी मशीन के ऊपर कोई सर्वर साइड कोड स्टार्ट किया है तो उसको आप उसी पोर्ट के ऊपर एक्सेस कर पाएंगे। जैसे ये जो लोकल होस्ट 3000 में लिख रही हूँ, मतलब मैं अपनी ही लोकल मशीन के 3000 वाले पोर्ट के ऊपर जो अगर सर्वर चल रहा है उसको एक्सेस करने की, उसको रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश कर रही हूँ, और अगर वो सर्वर बंद हो जाएगा तो मेरी रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। इसको एक बार एंटर करेंगे तो हमारे पास यहां पर प्रिंट होकर आ रहा है कैन नॉट गेट स्लैश। पर अगर यही सेम चीज हम किसी और विंडो के अंदर जाकर लिखते हैं, जैसे 3000 की जगह मैंने यहां पर लिख दिया 3001 और मैंने एंटर किया तो 3001 में दिखाता है दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड या लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट। इसका मतलब है कि इस वाले पोर्ट पर अभी कुछ काम नहीं चल रहा है, यहां पर सर्वर नहीं अवेलेबल है, पर सर्वर यहां पर अवेलेबल है। पर सर्वर क्या कर रहा है, आपकी गेट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा।
ये इस तरीके का ये एरर आने का मतलब है कि सर्वर तो है, सर्वर तो आपका चल रहा है, पर अभी वो आपकी रिक्वेस्ट के लिए उसके पास कोई सूटेबल रिस्पॉन्स नहीं है, वो आपको कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है हमारा सर्वर तो यहाँ पर चल रहा है जो कि हमने क्रिएट किया था अभी, बट अभी वो सर्वर कुछ रिस्पॉन्स नहीं भेज रहा, विच इज कंप्लीटली राइट, क्योंकि हमने क्या किया, लोकल होस्ट 3000 पे सिर्फ एक सर्वर बना है जो रिक्वेस्ट को लिसन कर रहा है पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं भेज रहा। अब हम चाहें तो इस सर्वर को एक बार बंद कर देते हैं और इस सर्वर का हम चाहें तो पोर्ट भी चेंज कर सकते हैं टू 8080, इसको कर लेते हैं सेव। दोबारा अगर हम बिना रीस्टार्ट किए सर्वर पर अब रिक्वेस्ट भेजेंगे, यानी लोकल होस्ट 3000 पे भेजेंगे, तो अब तो आएगा साइट कैन नॉट बी रीच्ड। क्यों? क्योंकि हमारा पोर्ट चेंज हो गया, पोर्ट अब है 8080। तो अब हमें रिक्वेस्ट कहाँ पर भेजनी पड़ेगी, अब हमें रिक्वेस्ट 8080 पे भेजनी पड़ेगी। एंटर करेंगे तो अभी भी क्या दिखा रहा है, अभी भी दिखा रहा है साइट कैन नॉट बी रीच्ड। इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने सर्वर को स्टार्ट ही नहीं किया, तो इसीलिए कभी भी रिक्वेस्ट तब नहीं भेजनी जब हमारा सर्वर स्टार्ट नहीं है। हमेशा इंश्योर करना है कि हम टेस्ट करने से पहले कि रिक्वेस्ट जा रही है या नहीं जा रही, हमेशा अपने सर्वर को स्टार्ट कर लें। तो सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। अब ऐप इज लिसनिंग, तो अब क्या करेंगे, दोबारा जाकर रिफ्रेश कर लेंगे, तो अब हमारे पास एरर आ जाएगा कैन नॉट गेट स्लैश। मतलब अभी हमारा सर्वर तो स्टार्ट हो गया बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं कि अगर हमें रिस्पॉन्स भेजना होता है तो हम कैसे भेज सकते हैं। सबसे पहला तरीका हम यूज करेंगे अपना app.use का, यानी ऐप जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक यूज नाम का मेथड होता है। ये मेथड क्या करता है, ये मेथड हर तरीके की रिक्वेस्ट, चाहे वो गेट रिक्वेस्ट हो गई हो, पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई हो, किसी भी यूआरएल को हमने रिक्वेस्ट भेजी है, सब तरीके की रिक्वेस्ट को लिसन करेगा एंड उस हिसाब से इसके अंदर हमारा एक कॉल बैक है जो एग्जीक्यूट होता है जब हमारी सर्वर के पास कोई भी रिक्वेस्ट आती है। जैसे लेट्स सपोज हमने लिख दिया app.use, app.use के अंदर हमें कॉल बैक बना रहे हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ये बाय डिफॉल्ट इसके दो पैरामीटर्स हैं जो हमेशा आते हैं, और इसमें हम console.log करवा रहे हैं रिक्वेस्ट रिसीव्ड। इसका मतलब है रिक्वेस्ट हमारे पास आ गई है। तो जब भी इस सर्वर के ऊपर यानी इस पोर्ट के ऊपर लोकल होस्ट 8080 पर जब अभी कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, तो जैसे ही वो रिक्वेस्ट आएगी app.use क्या करेगा, ये चीज प्रिंट करवा देगा। कहाँ प्रिंट करवाएगा, हमारे इस कंसोल के ऊपर। अब अभी एकदम से हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे तो अभी कोई चेंज नहीं आएगा। हम चाहें तो हॉपस्कॉच से भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हॉपस्कॉच से अगर हम अपने लोकल होस्ट 8080 भेजेंगे और सेंड करेंगे तो अभी क्या आएगा, अभी दिखाएगा कि नॉट सेंड रिक्वेस्ट। अब इसमें एक और स्पेशल चीज, अगर हम हॉपस्कॉच से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो हॉपस्कॉच से डायरेक्टली लोकल होस्ट वाले यूआरएल पर रिक्वेस्ट भेजना पॉसिबल नहीं है, उससे एक एरर आएगा। और एरर को सॉल्व करने के लिए हमें हॉपस्कॉच के एक एक्सटेंशन को क्रोम के ऊपर डाउनलोड करना पड़ेगा। यानी एक बहुत फ्रीक्वेंट एरर है कि लोकल होस्ट की एपीआईज हॉपस्कॉच के ऊपर डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकती। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये लिंक है जिस पर हम जा सकते हैं, github.com hopscotch discussions 2051। अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप होगा कि हम ब्राउजर एक्सटेंशन एक इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये हॉपस्कॉच का ब्राउजर एक्सटेंशन है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी ऐप को रिफ्रेश कर सकते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर इस तरीके की विंडो हमारे पास अवेलेबल होगी। एक बार इस फोटो पर थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। इस तरीके की इंटरसेप्टर विंडो अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसमें हमें ब्राउजर एक्सटेंशंस को सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद जाकर हम रिफ्रेश कर सकते हैं अपने पेज को एंड फिर हमारा हॉपस्कॉच काम करना स्टार्ट कर देगा लोकल होस्ट पर। तो ये हमारा एरर आता है क्योंकि लोकल होस्ट को डायरेक्टली हम हॉपस्कॉच के ऊपर एक्सेस नहीं कर सकते, पर वो सारी चीजें यानी ब्राउजर के ऊपर बस हमें क्रोम के ऊपर एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना होता है। तो उसको हमने कर लिया है। अभी हम लोकल होस्ट 8080 पर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो क्या हुआ, अभी कोई चेंज नहीं आया। तो एक्चुअल चेंज लाने के लिए हमें अपने सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो सर्वर को रीस्टार्ट करने के लिए हमें दोबारा लिखना पड़ेगा नोट index.js। तो इस तरीके से हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया और अब चेंजेस अप्लाई होना स्टार्ट होंगे। चेंजेस कैसे अप्लाई होंगे, एक बार क्या करते हैं, नॉर्मली जाकर अपने लोकल होस्ट 8080 को रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो इस तरीके से यहाँ क्या हो रहा है, ये बस लोड होता हुआ हमें दिखाई देगा। एक्चुअली कुछ हो नहीं रहा यहाँ पर, कुछ मतलब हमें पेज पर होता हुआ दिखाई नहीं देगा। पर वापस से जब हम अपने कोड पर जाएंगे तो यहाँ मुझे दिखेगा रिक्वेस्ट रिसीव्ड, यानी हमारा ये जो सर्वर है इसके पास एक रिक्वेस्ट आई। वो रिक्वेस्ट कहाँ से आई, जब हमने ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजी। हम सेम चीज हॉपस्कॉच में जाकर कर सकते हैं। जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो यहाँ लोडिंग दिखाएगा क्योंकि कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा अभी, लेकिन वो रिक्वेस्ट रिसीव हो गई, उसका कॉन्फर्मेशन आ जाएगा। यहाँ पर दोबारा दिखा रहा है यहाँ पर रिक्वेस्ट रिसीव्ड। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम डायरेक्टली या इसे हॉपस्कॉच पे ट्राई करते हैं, अगर हम हॉपस्कॉच पर लोकल होस्ट 80, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, लोकल होस्ट 8080/home
या /help इस तरीके का अगर कोई URL है उस पर भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, इस तरीके का कोई राउट है तो उस पर रिक्वेस्ट सेंड की, तब भी वो रिक्वेस्ट रिसीव होगी। तो एक थर्ड रिक्वेस्ट रिसीव्ड हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से अब app.use क्या कर रहा है, लिसन करके ट्रैक कर रहा है कि हाँ हमारे पास रिक्वेस्ट जो है वो आ रही है। और app.use के अंदर ये जो प्रिंट करवाने का काम है ये हमारा कॉल बैक कर रहा है। और एक्सप्रेस क्या करता है, बाय डिफॉल्ट कॉल बैक के अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये दो पैरामीटर्स बाय डिफॉल्ट एक्सप्रेस ही क्रिएट करता है। अब हमें पता चल गया रिक्वेस्ट रिसीव हो रही है। अब हम बात करेंगे कि रिक्वेस्ट के बेसिस पर हम रिस्पॉन्स कैसे सेंड कर सकते हैं। अब रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए हम अपनी दो ऑब्जेक्ट्स को डिटेल में देखेंगे। एक है हमारी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारे रिक्वेस्ट आ रहा है पैरामीटर के अंदर, और एक है हमारी रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो हमारे पैरामीटर्स के अंदर हमें फंक्शन में कॉल बैक में रिस्पॉन्स दिख रहा है। अब जब भी हम API रिक्वेस्ट भेजते हैं, यानी यहाँ पर हॉपस्कॉच से या नॉर्मल ब्राउजर के अंदर जाकर जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी URL को, तो हमारी जो HTTPS रिक्वेस्ट जाती हैं, जो HTTP रिक्वेस्ट होती हैं, ये बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड होती हैं। यानी जो भी हमारे पास हमारी रिक्वेस्ट आ रही है वो शुरुआत में क्या थी, एक टेक्स्ट बेस्ड रिक्वेस्ट थी। पर एक्सप्रेस क्या करता है, एक्सप्रेस उस रिक्वेस्ट को एक ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली यहाँ क्या हुआ, ये प्रोसेस क्या हुआ, ये पार्सिंग का प्रोसेस हुआ। तो एक्सप्रेस के 4 काम हमने डिस्कस किए थे। इसमें से सबसे पहला था रिक्वेस्ट के लिए लिसन करना, वो हमने देख लिया कैसे करता है। दूसरा काम होता है रिक्वेस्ट को पार्स करना, यानी जितनी भी HTTP रिक्वेस्ट होती है ये सारी टेक्स्ट बेस्ड होती है। टेक्स्ट बेस्ड इसलिए कि दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी सर्वर लिखे हुए हैं तो वो भी इनको समझ पाए। अगर किसी ने पाइथन के अंदर सर्वर बनाया हुआ है, किसी ने किसी और लैंग्वेज के अंदर सर्वर बनाया हुआ है, किसी ने जावास्क्रिप्ट के अंदर सर्वर बनाया हुआ है जैसे हम बना रहे हैं, तो सारे लोग HTTP रिक्वेस्ट को लिसन कर पाए, उन्हें यूज कर पाए। तो इसलिए वो टेक्स्ट बेस्ड होती है। पर एक्सप्रेस क्या करता है, इस टेक्स्ट बेस्ड रिक्वेस्ट को हमारी इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है जो जावास्क्रिप्ट समझ पाता है। तो इसीलिए जब हम यहां पर प्रिंट करवाएंगे console.log, अगर हम अपनी रिक्वेस्ट प्रिंट करवाते हैं, यहां पर सर्वर को दोबारा से हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही अब हॉपस्कॉच से रिक्वेस्ट भेजेंगे तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रिंट होकर आएगी, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे मेथड्स और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। आप चाहें तो स्क्रॉल करके देख सकते हैं, काफ़ी सारे मेथड्स और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलेंगी, और इन प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ भी करेंगे। काफ़ी सारी यूजफुल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब ये तो हो गया रिक्वेस्ट के बारे में, पर हम अपने रिस्पॉन्स को सेंड करने के लिए अपनी इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। एक बार आ जाते हैं अपने एक्सप्रेस के डॉक्यूमेंटेशन पर। इस डॉक्यूमेंट में जब हम API रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ पे हम एक्सप्रेस के बारे में पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन के बारे में, रिक्वेस्ट के बारे में, रिस्पॉन्स के बारे में, राउटर के बारे में। हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स को सेंड करना है, तो हम इस रिस्पॉन्स पर आ जाते हैं। एक्सप्रेस के अंदर रिस्पॉन्सेस को सेंड करने के लिए एक मेथड होता है response.send। अब response.send सेंड्स द HTTP रिस्पॉन्स, यानी HTTP रिस्पॉन्स को सेंड करेगा, और ये काफ़ी वर्सेटाइल मेथड है जो मल्टीपल तरीके के रिस्पॉन्सेस को सेंड कर सकता है। यानी अगर हमें रिस्पॉन्स में सिर्फ एक स्ट्रिंग भेजनी है तो वो हम भेज सकते हैं, अगर हमें रिस्पॉन्स में एक एरे भेजना है तो वो हम भेज सकते हैं, अगर हमें कुछ बूलियन भेजना है वो हम भेज सकते हैं, अगर हम चाहते हैं रिस्पॉन्स में हमें एक ऑब्जेक्ट भेजनी है तो वो हम भेज सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट एक्सप्रेस क्या करेगा, उस रिस्पॉन्स को एक JSON रिप्रेजेंटेशन के अंदर चेंज कर देगा। हम चाहें तो रिस्पॉन्स के अंदर एक स्ट्रिंग के अंदर डाल के HTML का कोड भी भेज सकते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के रिस्पॉन्स हम भेज सकते हैं। इन रिस्पॉन्सेज को भेजने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जहां पर भी हमारी रिक्वेस्ट आ रही है, जहां पर हम डिटेक्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई, इतने पार्ट को कॉमेंट आउट कर देते हैं, वहां पर हम लिख सकते हैं response.send, यानी हमारी जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो सेंड मेथड है उसको यूज कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स में हम क्या भेजना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम कोई स्ट्रिंग भेजना चाहते हैं, दिस इज अ बेसिक रिस्पॉन्स। इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज अ बेसिक रिस्पॉन्स, इस तरीके का। तो एक बार सर्वर को बंद करते हैं, क्लियर करते हैं, एंड इसे हम कर सकते हैं रीस्टार्ट। तो हमारा सर्वर दोबारा रीस्टार्ट हो गया। अब जैसे ही हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, हम क्या कर सकते हैं, अपने एक नॉर्मल वेब पेज पर जाकर सर्च कर सकते हैं अपने लोकल होस्ट 8080 के लिए। यहाँ सर्च करेंगे तो हमारे पास अब आ गया एक टेक्स्ट, दिस इज अ बेसिक रिस्पॉन्स। सेम चीज हम हॉपस्कॉच से कर सकते हैं। URL के अंदर हम लिख सकते हैं लोकल होस्ट 8080 एंड हम सेंड कर रहे हैं अपनी रिक्वेस्ट। तो हमारे पास ये HTML के अंदर एक रिस्पॉन्स आ गया, दिस इज अ बेसिक रिस्पॉन्स। और हेडर्स के अंदर एक्स्ट्रा डिटेल्स आई हैं, जैसे कंटेंट की लेंथ हमारे पास आ गई, कंटेंट का टाइप हमारे पास आ चुका है, एंड इस तरीके से हमारे पास एक बेसिक रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न होकर आ गया है। हम चाहें तो इस रिस्पॉन्स के अंदर हम अपनी कोई ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक ऑब्जेक्ट भेजते हैं, इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। हम कोई एक फ्रूट है जिसकी इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं,
फ्रूट हमारा है एप्पल एंड इसका कलर की हम इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं कि कलर है हमारा रेड एंड इसको कर लेते हैं सेव। इस तरीके से क्या हुआ, इतने पार्ट को हटा लेते हैं। तो इस बार रिस्पॉन्स में क्या जाएगी, रिस्पॉन्स में एक ऑब्जेक्ट जाएगी और अभी तो हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट बनाई है, पर एक्सप्रेस क्या करेगा, इस जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देगा जेसन रिप्रेजेंटेशन में। तो सर्वर को हम दोबारा से बंद करके इसे रीस्टार्ट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, वापस से रिफ्रेश करेंगे तो इस बार रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या आई, ये ऑब्जेक्ट आई। हॉपस्कॉच से भी देखेंगे, सेंड करेंगे तो रिस्पॉन्स में हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ रही है। हेडर्स में जाएंगे तो इस बार कंटेंट टाइप में हमें दिखा रहा है एप्लीकेशन जेसन, यानी इस बार हमारे पास जेसन फॉर्मेट में हमारा डेटा आया है। अब इसके अलावा हम चाहे तो HTML फॉर्मेट में भी अपनी रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। इसको हटा लेते हैं और रिस्पॉन्स डॉट सेंड में इस बार HTML रिस्पॉन्स भेजते हैं। HTML रिस्पॉन्स यानी हम अपने टैग्स भेज सकते हैं। लेट्स सपोज हमने कोई H1 टैग भेजा, स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स इसके अंदर हम लिख सकते हैं, या लेट्स मेक इट फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर हमने H1 लिख दिया और साथ के साथ हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट एक बना दी, जिसमें एक लिस्ट आइटम हमने क्रिएट कर दिया जिसके अंदर एप्पल लिखा हुआ है, और एक और लिस्ट आइटम क्रिएट कर देते हैं जिसके अंदर हम ऑरेंज लिख रहे हैं। इनफैक्ट इस पूरे के लिए हम एक कोड बना सकते हैं, लेट कोड इज इक्वल टू, एक वेरिएबल बना लेते हैं कोड, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा HTML कोड वाली हमारी जो स्ट्रिंग है इसे हम सेव कर सकते हैं एंड फिर रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे हम अपना कोड। यानी हमने हेडिंग बनाई है फ्रूट्स की, उसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है टैग्स लिखकर, लिस्ट के अंदर हमारे पास 2 फ्रूट्स हैं एप्पल एंड ऑरेंज, और इसको हम सेंड कर रहे हैं यूजिंग रिस्पॉन्स डॉट सेंड। डायरेक्टली भी सेंड कर सकते हैं, ऐसे भी सेंड कर सकते हैं। तो इसको सेव कर लेते हैं और अपने सर्वर को हम रीस्टार्ट करते हैं। सर्वर रीस्टार्ट हो गया। अब अपने पेज से हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिक्वेस्ट सेंड कर दी तो हमारे पास एक HTML पेज आ गया जिसके अंदर फ्रूट्स है हमारी हेडिंग और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है एप्पल एंड ऑरेंज की। यहाँ पे हमारे पास आ भी गया कि रिक्वेस्ट वाज रिसीव्ड। सेम चीज़ हम हॉपस्कॉच से ट्राई कर सकते हैं, रिक्वेस्ट सेंड की तो हमारे पास HTML रिस्पॉन्स आया है यहाँ पर, वही सेम स्ट्रिंग। हेडर्स के अंदर भी कॉन्टेंट टाइप देखेंगे तो इट वॉज text/HTML। तो इस तरीके से रिस्पॉन्स डॉट सेंड, इस फंक्शन को हम यूज करते हैं टू सेंड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर सर्वर। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राउटिंग के बारे में कि राउटिंग एग्जैक्टली होती क्या है। हमने कई बार कोड के अंदर देखा होगा कि हमारे पास वेबसाइट्स के ऊपर मल्टीपल राउट्स होते हैं। मल्टीपल राउट्स कहने का मतलब होता